नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हूँ मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की श्रृंखला 4 को लेकर के। इस वीडियो के अंक में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न हैं, उच्च स्तर के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंक में भी हमने 20 प्रश्नों को कवर करा था हड़प्पा सभ्यता से लेकर के। तो उसमें हमने देखा था एक जो आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के जो प्रश्न होते हैं उनको कवर करने की हमारी कोशिश रही थी। और उसी के तहत इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे जो एक उच्च स्तर के प्रश्न होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व के साथ साथ भारत में लगातार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो जिसको लेकर के आप सभी साथियों को थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करने की ज़रूरत है। अफवाहों पर ध्यान न दें, साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए। और जो भी आपके आसपास के लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी आप सहायता करें। और यह एक ऐसा समय है जो विपत्तियों से लड़ने का समय है, भागने का समय नहीं है, डटकर मुकाबला करने का समय है। देखिए, मनुष्य जीवन हमें मिला है तो इसी जीवन में हमें विपत्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि बिना विपत्तियों का सामना, बिना कठिनाइयों का, बिना बाधाओं को दूर करे हम अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरह से हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो वही बात है, जब तक हम इन विपत्तियों से लड़ेंगे नहीं तो तब तक इस संकट से हम निजात नहीं पा सकते। तो संघर्ष का समय है, आप सभी लोगों का एक साथ की ज़रूरत है। सभी लोगों को मिल करके इस नोवल कोरोना वायरस की लड़ाई में लड़ना है और इसको दूर भगाना है। पूरे देश के साथ साथ विश्व से इस महामारी को मार भगाना है। तो जैसा कि सामाजिक दूरी अभी आपको बनाए रखनी है और अपने नियमित स्वास्थ्य की साफ सफाई, खान पान, अपने नियमित व्यायाम पर, अपनी जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी जो है कि रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको आपको बनाए रखना है। तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये नोवल कोरोना वायरस की जो महामारी है वो पूरे विश्व के साथ साथ भारत से जल्द समाप्त हो सके और हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स इसका जो है कि इलाज खोजने में सफलता प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो का अंक। प्राचीन भारतीय इतिहास का चौथा अंक है हमारी प्रश्न श्रृंखला का। जैसा कि हमने आरंभ में कहा था कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास विषय है उस विषय से संबंधित जितने भी यहाँ पर बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं आपके सामने 20 प्रश्न। हमारे साथ साथ आप जहाँ उत्तर करते हुए चलें और अंत में जाकर के लिखें कि कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्नों का यहाँ पर सही उत्तर किया है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, वर्ष 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ऑप्शन बी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वह एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो बीसी का समय होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। रेडियो कार्बन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ऑप्शन डी है, हड़प्पा संस्कृति लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने विकास की पराकाष्ठा पर रही थी। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप भी कोशिश करें इन प्रश्नों को उत्तर देने की और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करते हुए चलें। सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से हमने रखी हैं और जितनी भी चीज़ें इन प्रश्नों में शामिल की गई हैं, जो भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से बड़ी से लेकर के छोटी परीक्षा तक यहाँ पर प्रश्न बनते हैं इन सारे ऑप्शनों से। ठीक है, सारे कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, जो गलत कथन यहाँ पर बताया गया है उसके आधार पर सही उत्तर की बात हो रही है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। और पहला जो ऑप्शन यहाँ पर है आपके सामने, वर्ष 1921 में जॉन मार्शल जो उस दौरान तत्कालीन भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे थे, जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में
दयाराम साहनी जो थे, जिनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की यहाँ पर खोज की गई थी, हड़प्पा स्थल की यहाँ पर खुदाई की गई थी, और जिसके चलते इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सैंधव सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, और 1921 में यह स्थल इन्होंने खोजा था, और जो हड़प्पा नामक स्थल है वह पहली बार प्रकाश में आने के कारण इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा नामक जो स्थान है वह पाकिस्तान के जो है कि माउंट गोमरी, ठीक है, माउंट गोमरी नामक जगह है, माउंट गोमरी जगह के अंतर्गत आता है, और पाकिस्तान का जो वर्तमान जो साहिवाल एक जिला है वहाँ का, पंजाब प्रांत के अंतर्गत पाकिस्तान के माउंट गोमरी गोमरी क्षेत्र में ये हड़प्पा नामक स्थल आता है। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी, तो अगर आपने वो ध्यानपूर्वक सुनी होंगी तो इस वाली प्रश्न श्रृंखला में से आप निश्चित तौर पर 15 प्रश्न तो हल कर ही जाएंगे, इतना हमें विश्वास है। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। दूसरा जो कथन था, कहा जा रहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां के रूप में वर्णित किया है पिंगट महोदय ने। ठीक है, पिंगट महोदय ने कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो नगर हैं वह एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, तो ये पिंगट महोदय का कथन था, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वह 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। रेडियो कार्बन एक ऐसी जो है कि पद्धति है जिसके आधार पर किसी भी जीवाश्म यानी कि जिसमें कार्बन का अस्तित्व होता है, हम आपको पता होगा कि साइंस में आपने पढ़ा होगा, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी तत्व हमारे ब्रह्मांड में हैं, हमारी पृथ्वी पर हैं, तो उन सभी तत्वों में कुछ न कुछ मात्रा कार्बन का होता है, कुछ न कुछ अंश यहाँ पर कार्बन का होता है। जैसा कि अगर आप जो है कि हमारे विज्ञान विषय की वीडियो सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें भी अभी जो कार्बन से संबंधित जो विषय यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें भी सर के द्वारा बताया गया है कि जो कार्बन यहाँ पर था, तो प्रत्येक जो तत्व यहाँ पर पृथ्वी में है उनमें कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन यहाँ पर पाया जाता है, अधिकांश तत्वों में। तो उस कार्बन की उपस्थिति के आधार पर उसकी तिथि को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, तो वही यहाँ पर रेडियो कार्बन कहलाता है। ठीक है, रेडियो कार्बन एक डेटिंग पद्धति है, यानी कि समय निर्धारित समय तिथि को बताने की एक पद्धति है, जिसके आधार पर कार्बन के तत्व जो होता है उस कार्बन का एक क्षय होने का एक क्रम होता है, और उसी क्रम के आधार पर उस वस्तु की तिथि को यहाँ पर माना जाता है। तो जो हड़प्पा नामक स्थल से जो भी वस्तुएं मिलती हैं उसकी जो है कि खोज करके उनमें अनुसंधान प्रयोग करके जो है कि उसकी तिथि में यहाँ पर जो बताई जाती है वह यहाँ पर 2300 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। जो कि यहाँ पर जो तिथि दी गई है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, वह गलत है। ठीक है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति रही हुई थी। ठीक है, देखिए चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा संस्कृति लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने विकास की पराकाष्ठा पर रही थी, तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास से लगभग ये शुरू होती है। ठीक है, तो और जो है कि आप मान सकते हैं कि ये 2300 ईसा पूर्व में उन्नत अवस्था से यहाँ पर विकसित होनी शुरू हुई थी, और 2000 ईसा पूर्व तक इसने अपने विकास की पराकाष्ठा को छुआ, और उसके बाद ये अपघटित होती गई, और 1750 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये पूरी तरह यहाँ पर लुप्त हो जाती है 1750 ईसा पूर्व में। हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको लेकर के अनेक विद्वानों ने अपने अपने आधार पर तिथियों को यहाँ पर निर्धारित किया है। जॉन मार्शल जो पहले निदेशक रहे हैं उन्होंने कहा है कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा संस्कृति थी। ठीक है, जो जॉन मार्शल पहले निदेशक रहे हैं हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने यहाँ पर 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज करी थी, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता लगाया था। तो उन्होंने जो हड़प्पा संस्कृति का जो समय काल बताया वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के मध्य बताया। ठीक है, और अन्य वैज्ञानिक भी यहाँ पर हुए थे, तो जिसमें आप देखेंगे कि जो मार्टिन व्हीलर थे, ठीक है, मार्टिन व्हीलर थे, उन्होंने जो है कि 2500 लेकर के 1750 ईसा पूर्व यहाँ पर बताया था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इन्होंने समय बताया था। और माधव स्वरूप वत्स थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर बताया था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, तो ये अनेक विद्वान यहाँ पर इतिहासकार थे जिन्होंने जो है कि इसको अपने आधार पर इस तिथि को बताने की कोशिश करी कि हड़प्पा संस्कृति इतने से
इतने समय के बीच थी, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि यहाँ पर मानी जाती है वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है कि इस दौरान हड़प्पा संस्कृति अपने उत्कृष्ट यानी कि अपने विकास की पराकाष्ठा पर रही थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करें। देखिए जो पहला कथन आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल, सिंधु सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल क्रमशः आलमगीरपुर और सुतका गेंडोर है। पूर्वी स्थल की बात हो रही है कि आलमगीरपुर है और पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गेंडोर है। दूसरा कथन आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा और दक्षिण में नवदा टोली तक रहा है। उत्तर में जो है कि मांडा स्थल है सिंधु सभ्यता का विस्तार का, और जो है कि दक्षिण में जो बिंदु है वह आपका नवदा टोली है। तीसरा जो कथन आपसे पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार के रूप में इसका विस्तार मिलता है। चौथा कथन आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता के समकालीन वाली सभ्यता रही थी। तो सही कूट आपको चुनने की इन कथनों में से कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, बी वाला ऑप्शन है। दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है। ठीक है, या केवल जो है कि दूसरा कथन सही है या केवल यहाँ पर तीसरा कथन सही है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर इसके सही दिए गए हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक जैसी लग रही है मुझे, क्योंकि जो मैचिंग यहाँ पर सही उत्तर है वो यहाँ पर मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका नहीं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं। जिसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। देखिए जो पहला कथन यहाँ पर आपसे कहा गया है, सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और जो पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का वह जो है सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान के क्षेत्र में पश्चिमी स्थल सिंधु सभ्यता का, और पूर्वी जो स्थल है, पूर्वी जो बिंदु है सिंधु सभ्यता का जहाँ तक प्रसार हुआ था, जहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी, तो वह यहाँ पर आलमगीरपुर तक फैली थी। और पश्चिम में जो है कि ये सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी बलूचिस्तान में। उत्तर में जो बात होती है यहाँ पर, इसमें दूसरा जो कथन है कि उत्तर में जो है कि इसका विस्तार मांडा तक है, बिल्कुल सही है, मांडा तक है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है मांडा। ठीक है, और मांडा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। और वहीं अगर बात करते हैं जो आपका ये चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, मांडा चेनाब नदी के दक्षिण तट पर ये स्थित है। दक्षिण में जो स्थल बताया जा रहा है नवदा टोली, वो बिल्कुल गलत है। नवदा टोली यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दायमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद यहाँ पर है। ठीक है, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। दक्षिणतम जो बिंदु है नवदा टोली ना होकर के दैमाबाद है, तो इसीलिए ये वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। और अन्य सारे कथन क्या है यहाँ पर सही हैं। और सिंधु सभ्यता का जो विस्तार की बात कही जा रही कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो बिल्कुल सही है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और त्रिभुजाकार रूप में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर मानचित्र में यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर सुतका गेंडोर आता है, यहाँ पर मांदा आता है। ठीक है, यहाँ पर फिर जो है कि पूर्व में जो है कि आपका क्या आता है, जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आलमगीरपुर आता है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण में नवदा टोली आता है। तो ये लगभग त्रिभुजा आकार रूप में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर आपके सामने है जो सिंधु सभ्यता का स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। और जो चौथा कथन था कि सिंधु सभ्यता मिस्र सभ्यता के समकालीन थी, तो बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता जो है कि मैसापोटामिया और मिस्र, ठीक है, मैसापोटामिया के भी ये समकालीन थी। ठीक है, मैसोपोटामिया या मैसापोटामिया, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आपको याद हो जाए, जिस तरह से आप याद करना चाहें, बस प्रश्न आपको आना चाहिए, भले ही आप किसी भी भाषा में उसको याद करें। ठीक है, तो मैसापोटामिया या मैसोपोटामिया के समकालीन और मिस्र के समकालीन ये रही थी, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके समकालीन रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की नगरों की खुदाई के फलस्वरूप इसके नगरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी, हड़प्पा में प्राप्त 2 टीले पूर्वी नगर टीला तथा पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी, हड़प्पा से
छः छः यानी कि छः छः की कक्षाओं में, छः छः की पंक्तियों में जो है कि निर्मित 18 कक्षों वाला एक अन्नागार का अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति रही थी। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की रही थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां प्रमुख रही थी। तो सही उत्तर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ये गलत कथन यहाँ पर दिया गया है। अगर पहले कथन की यहाँ पर बात करते हैं तो सिंधु घाटी में जो नगरों की खुदाई की गई है उसके फलस्वरूप जो है वह सिंधु घाटी को हम यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं तो एक तो केंद्रीय नगर होता है, ठीक है। क्या? एक तो केंद्रीय नगर में बांटा जाता है, केंद्रीय नगर है। और दूसरा जो है कि तटीय नगर आता है, ठीक है। तटीय यानी कि तट वाला क्षेत्र, सागर तट वाला, समुद्र तट वाला क्षेत्र। और तीसरा जो आता है तट में जो है कि पत्तन वाला क्षेत्र भी आता है, ठीक है। पत्तन जो बंदरगाह क्षेत्र थे, जिसमें जो है कि आप देखते हैं धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया और बालाकोट वाला क्षेत्र हो गया, तो वो इसके क्या थे? पत्तन वाले क्षेत्र थे, तटीय क्षेत्र थे। और जो है कि केंद्रीय शहर आप देखते हैं जैसे चनहुदड़ो, सुतका गेंडोर, ये वाले जो क्षेत्र थे, हड़प्पा जो थे, वो केंद्रीय स्थल थे। और अन्य कस्बे नगर आते हैं जो कि इसके समकालीन रहते, जो छोटे छोटे कस्बे थे, जिसमें नवदा, टोली, दैमाबाद, कालीबंगा, रंगपुर, ये सारे, रोपण, इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो वो नगर अन्य नगरों में आते हैं, ठीक है। 3 नगर कौन से थे? केंद्रीय नगर हो गया, और साथ ही जो है कि तटीय और पत्तन नगर हो गया, साथ ही अन्य नगर, अन्य नगर या कस्बे हो गया, ठीक है। ये 3 नगरों में इसको बांटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरा कथन था कि हड़प्पा में जो प्राप्त 2 टीले हुए हैं, पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर खुदाई के बाद जो है कि 2 टीले यहाँ पर प्रकाश में आते हैं, जो कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के नाम से, एक को नगर टीला और एक को दुर्ग टीला कहा जाता है। दुर्ग टीले में जो है कि जो कर्मचारी थे वो रहते थे, नगर टीले में जो है कि आम जनता यहाँ पर निवास करती थी, ठीक है। तो 2 टीले यहाँ पर प्रकाश में आते हैं इस हड़प्पा की खुदाई के दौरान, ठीक है। तो चलिए अगले कथन आपके सामने पूछा गया था, सी वाला जो कथन था कि हड़प्पा से छः छः कक्षा में, यानी कि छः छः की पंक्ति में जो है कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से छः छः की कक्षा में जो है कि आपके सामने जो है कि निर्मित एक 18 कक्षों वाला अन्नागार यहाँ का अवशेष मिलता है। एक अन्नागार के 18 कक्षों वाले अन्नागार का अवशेष मिलता है। तो ये कथन गलत है। यहाँ पर जो कहा गया है कि हड़प्पा से 6-6 की कक्षा में पंक्तियों वाला जो मिलता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 6-6 की कक्षा में पंक्तियों वाला एक निर्मित अन्नागार के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन उसमें 18 कक्ष नहीं है, बल्कि इसमें है 12 कक्ष। कितने कक्ष हैं? 12 कक्ष हैं। हड़प्पा से जो 6-6 की पंक्ति में जो यहाँ पर निर्मित जो एक विशाल अन्नागार का अवशेष जो मिलता है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, उसमें 18 कक्ष न होकर के 12 कक्ष हैं। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन क्या था? गलत यहाँ पर था। और डी वाला जो ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में मिश्रित प्रजाति रहती थी और जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां प्रमुख थी, तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि 4 यहाँ पर मुख्य रूप से मिश्रित प्रजाति रही थी, और जिसमें 4 प्रमुख जातियां थी, 4 प्रमुख जातियों के लोग रहते थे। जिसमें देखते हैं कि हम पहली जो जाति यहाँ पर थी, एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन जो थी, जिसको काकेसियन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलाइड या ऑस्ट्रेलियन कह लें, ऑस्ट्रेलाइड कह लें, या फिर इसको काकेसियन कह लें, ठीक है। काकेसियन कह लें, प्रोटो काकेसियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या प्रोटो काकेसियन पहली प्रजाति थी। दूसरी प्रजाति थी भूमध्य सागरी, ठीक है, भूमध्य सागरी दूसरी प्रजाति थी, भूमध्य वाली। और तीसरी जो प्रजाति यहाँ पर थी वो अल्पाइन वाली थी, ठीक है, अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन वाली जाति थी। और चौथी जो प्रजाति यहाँ पर रही थी वो रही थी मंगोलाइड, ठीक है। कौन सी? मंगोलाइड, ठीक है। मंगोलाइड हो गया, अल्पाइन हो गया, भूमध्य सागरी हो गया, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कह लें, या फिर इसको प्रोटो काकेसियन कह लें, ठीक है। काकेसियन कह लें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइन कह लें, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई कह लें। भूमध्य सागरी दूसरी हो गई, और अल्पाइन तीसरी होगी, और मंगोलाइड चौथी होगी। तो ये 4 प्रमुख जातियां तो रहती ही रहती थी। इसके अलावा अन्य प्रजातियों का भी मिश्रण हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अन्य प्रजातियों के लोग भी रहते थे, क्योंकि जो लोगों के जो एक स्वभाव वहाँ पर है, जो बनावट देखने को मिलती है शारीरिक, तो वो उसमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से लक्षण देखने को हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन
ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न इस कथनों पर आधारित है यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि पहले जो वीडियो सीरीज थी उसमें हमने एक मध्यम लेवल से लेकर के आसान लेवल के प्रश्नों को शामिल किया था। यहाँ पर उच्च लेवल के प्रश्न यहाँ पर हमने शामिल करे हैं, उच्च स्तर के प्रश्न जो कि थोड़ा सा कठिन होते हैं, और प्रत्येक जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सारे क्रम से रखे गए हैं हमने, और इनको आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, और अपने स्वयं के बनाए हुए नोट्स जब आप पढ़ते हैं तो अच्छी तरह आपको याद होते हैं, और हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि आप स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को पढ़ें, ताकि पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, जिससे कि आप जो है कि अच्छे ढंग से अपनी भाषा में चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। चौथा प्रश्न में पहला कथन आपसे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। ऑप्शन बी है हड़प्पा नामक स्थल से एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं और जौ के अवशेषों के साथ ईंट के वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं। ऑप्शन डी वाला कथन है, ऑप्शन सी वाला, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी वाला कथन है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, जिसको मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार को मार्शल, जो कि जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्वविद के उस दौरान के महानिदेशक थे, तो उन्होंने कहा था कि यह तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य निर्माण है। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य निर्माण कहा है जॉन मार्शल ने, जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है इन चार कथनों में से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो कि गलत दिया गया है, सही नहीं है। जो सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख हैं, जो यहाँ पर जो अभिलेख युक्त जो मोहरें प्राप्त होती हैं, वो सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि वह हड़प्पा से ही प्राप्त होती है। कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, वह सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती हैं? हड़प्पा नामक स्थल से मिलती हैं, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मोंटगोमरी जिले के अंतर्गत ये आता है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के हड़प्पा, और वहीं से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें प्राप्त होती हैं, जब ना कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करते हैं तो हड़प्पा नामक स्थल से एक बर्तन मिलता है, बिल्कुल सही है, बर्तन मिलता है, और उस बर्तन के ऊपर यहाँ पर एक मछुआरे का चित्र बनाया गया है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा नामक स्थल से मछुआरे का बना हुआ बर्तन के ऊपर मछुआरे का बना हुआ चित्र हमें मिलता है, ऐसा मृदभांड मिलता है। साथ ही हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा भी मिलता है। एक मूर्ति में जो है कि एक टेराकोटा में दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से जो है एक पौधा निकल रहा है, तो जो कि एक मातृ देवी उर्वरता की देवी का प्रतीक इसको मान सकते हैं, जिसे, ठीक है, उर्वरता की देवी के रूप में इसको पूजा जाता था, धरती को। ठीक है, धरती के बारे में ये प्रतीक बताया जाता है कि ये जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा है वो धरती को बताता है, कि जो कि उर्वरता यानी कि जननी के रूप में जिसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा से गेहूं जौ के अवशेष हमें मिलते हैं, और हड़प्पा से हमें वृत्ताकार चबूतरे भी मिलते हैं। ठीक है, वृत्ताकार बने हुए ईंटों के चबूतरे, यानी कि गोल इस तरह से बने हुए ईंटों के चबूतरे देखने को हमें मिलते हैं, और गेहूं और जौ के अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ और मिलती है, पीतल का एक इक्का भी मिलता है। ठीक है, पीतल का इक्का, ठीक है, पीतल का इक्का कहाँ से मिलता है हमें? पीतल का इक्का मिलता है हड़प्पा से। ठीक है, पीतल का बना हुआ इक्का मिलता है हड़प्पा से, जो कि महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, सी वाला जो कथन था आपसे, मृतकों के टीले की खोज मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने करी थी। तो बिल्कुल सही है, रखालदास बनर्जी ने मृतकों के टीले की खोज यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज करी थी 1922 में। यहाँ पर इन्होंने उत्खनन कार्य किया हुआ था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त होता है, और उसको जो जॉन मार्शल तत्कालीन जो है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे, तो उन्होंने इसको तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। ठीक है, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण विशाल स्नानागार को किसने कहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को तो जॉन मार्शल ने कहा है। ठीक है, और इस स्नानागार की अगर हम लंबाई की बात करेंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात करें, उत्तर से दक्षिण की, इसकी जो लंबाई यहाँ पर है हमें जो देखने को मिलती है वह लगभग यहाँ पर 55 मीटर है। ठीक है, 55 मीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और जिसको चौड़ाई भी आप कह सकते हैं
ठीक है। और जो है कि पूर्व से पश्चिम की जो यहाँ पर लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी, वह यहाँ पर 33 मीटर है, ठीक है। 33 मीटर इसकी लंबाई कह लीजिए या चौड़ाई कह लीजिए, और जो है कि 55 मीटर, 33 और 55 के मल्टीपल में है, टोटल आपको ये याद रखना है, ठीक है। 55 और 33 के मल्टीपल में है, ठीक है। ये जो है कि ये नॉर्थ से साउथ है और ये ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट है, नॉर्थ से साउथ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण 55 मीटर है, और जो है कि पूर्व से पश्चिम की जो इसकी जो लंबाई है वह 33 मीटर है, ठीक है। चलिए, और इसके मध्य में एक स्नान कुंड है, और इस स्नान कुंड की, ठीक है, जो ये बृहद स्नानागार मिला है, इसके मध्य में एक स्नान कुंड है, और जिसकी लंबाई लगभग जो है कि 11 मीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो 11.8 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। विशाल स्नानागार में ही जो निर्मित स्नान कुंड है उसकी लंबाई की बात यहाँ पर हो रही है, 11.8 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर है 7 मीटर के समथिंग है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 7.01 के आसपास है, ठीक है। 7.01 मीटर के आसपास है इसकी जो है चौड़ाई। गहराई यहाँ पर 2 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट गहराई जिसकी 2.43 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। 243, इसको जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, 107 और 1108, ठीक है, 11 8 करके, ठीक है, 118। तो आपको ध्यान देना है, जो विशाल स्नानागार है उसके मध्य में एक स्नान कुंड है, जिसकी जो है कि लंबाई यहाँ पर 11.8 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है, और गहराई जो है इसकी 2.43 मीटर है, ठीक है। और जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा था, तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, ठीक है। चलिए, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार 43.72 मीटर लंबी और 22.86 मीटर, ठीक है, 22.86 मीटर चौड़ी है। दूसरा कथन है, राजपथ कही जाने वाली मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, ठीक है। 9.15 मीटर चौड़ी थी मुख्य सड़क जो मोहनजोदड़ो में, जिसको राजपथ यहाँ पर कहा जाता था। कथन तीसरा है, मोहनजोदड़ो की सड़क एक दूसरे को तारांकिक आकार में काटती थी, यानी कि स्टार शेप में काटती थी एक दूसरे को। मोहनजोदड़ो की सड़कों के बारे में ये बात हो रही है। मोहनजोदड़ो के बारे में अगला कथन है कि मोहनजोदड़ो स्थल से कांसे की नृत्यरत मूर्ति, नारी की मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, यानी कि जिसको शिव भी यहाँ पर कहा गया है, शिव की मूर्ति, और तांबे के गले हुए ढेर यहाँ से मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसमें से कौन सा कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है कि गलत है। केवल पहला ऑप्शन है ए वाला, केवल एक गलत है, बी वाला 2 या 3 गलत है, सी वाला केवल 2 गलत है, डी वाला केवल 3 गलत है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है इन कथनों में। पहले कथन की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी यहाँ पर इमारत है, विशाल अन्नागार देखने को मिलती है, स्नानागार भी यहाँ पर देखने को मिलता है विशाल, और विशाल अन्नागार भी यहाँ पर देखने को मिलता है, और जिसकी जो लंबाई यहाँ पर बताई गई है 43.72 मीटर, बिल्कुल सही है। और इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है 22.86 मीटर, बिल्कुल ये सही है, 8-6 मीटर यहाँ पर है। और बृहद स्नानागार के बारे में हम बता चुके हैं, तो ये बृहद स्नानागार के जो है कि इसके उत्तर पूर्व में बृहद स्नानागार स्थित है, ठीक है। और मुख्य जो सड़क यहाँ पर कही गई है, दूसरा जो कथन की बात यहाँ पर कही गई है कि मुख्य जो सड़क थी उसको राजपथ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और इस सड़क की जो चौड़ाई होती थी मुख्य सड़क की 9.15 मीटर होती थी, ठीक है। 9.15 मीटर इस मुख्य सड़क की यहाँ पर चौड़ाई थी। आजकल की भारत की सड़कें तो बाद में बनाई जाती हैं इस तरह से जो नगरों में, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी उस सभ्यता से वाकई वर्तमान विश्व को बहुत सारी चीज़ें सीखने की जरूरत है कि किस तरह से नगर योजना की जा सकती है, भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से यहाँ पर मानव अपना विकास कर सकता है, प्रकृति को कम नुकसान पहुँचाए हुए किस तरह से अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, वर्तमान में जो सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वो सारी मानव की देन है, ठीक है। हम इससे मुँह नहीं मोड़ सकते। जो भी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, तरह तरह की आपदाएं देखने को मिलती हैं, नए नए रोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मानव का हाथ यहाँ पर है। और हालांकि मानव ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इन रोगों का उपचार भी वो कर ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जन्म भी इन्हीं रोगों का जो है कि मानव के द्वारा ही हुआ है। प्रकृति का विनाश करते जा रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अंधाधुंध विकास की दौड़ में है। और ग्लोबल वार्मिंग, लगातार प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि श्वास लेने के लिए जो है कि एक शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही हमें। तो इन सारी चीज़ों को प्राचीन भारत के इतिहास से भारत को, साथ ही जो समूचे विश्व को यहाँ पर सीखने की जरूरत है कि
किस तरह से नगरों का विकास किया जाता है और किस तरह से अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति से अपनी चीज़ों को लिया जाता है, और ताकि प्रकृति का भी यहाँ पर नुकसान न हो और हमें हमें भी जो है कि हमारा भी विकास हो सके। ठीक है, तो देखिए जो राजपथ वाली बात है बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क यहाँ पर थी वह 9.15 मीटर चौड़ी यहाँ पर हुआ करती थी, और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को तारांकिक यानी कि स्टार शेप में नहीं काटती थी। ठीक है, स्टार शेप में बिल्कुल ये नहीं काटती थी, यह जो है समकोण आधार में काटती थी। इस तरह से प्लस के आकार में ये एक दूसरे को काटती थी, ये मुख्य सड़कें। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सड़कें जो है कि प्लस के आकार में काटती थी, ना कि तारांकिक स्टार शेप में यहाँ की सड़कें नहीं काटती थी। ठीक है, तो चलिए चौथे कथन की अगर बात करते हैं तो चौथा कथन कहा गया है कि मोहनजोदड़ो स्थल से कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिलती है। बिल्कुल सही है, कांसे की है जो मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से ही एक योगी की मूर्ति मिलती है, और मोहनजोदड़ो से ही मुद्रा में अंकित पशुपतिनाथ की एक जो है कि मूर्ति यहाँ पर मिलती है, मुद्रा में अंकित है, और जिसको शिव का रूप यहाँ पर माना गया है। ठीक है, शिव का रूप इसको माना गया है, इस जो पशुपति की मूर्ति मिलती है उसको शिव का रूप माना गया है। और जो गले हुए तांबे के ढेर हैं वह भी कहाँ पर से मिलते हैं, आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो है कि मानव कंकाल हमें मिलते हैं। ठीक है, मानव के कंकाल यहाँ पर से मिलते हैं, कंकाल हमें मिलते हैं, और साथ ही घोड़े के दांत भी मिलते हैं। ठीक है, घोड़े के दांत भी कहाँ से मिलते हैं, घोड़े के दांत भी हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो से ही। ठीक है, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति या पुजारी की मूर्ति कह सकते हैं इसको, मुद्रा में अंकित जो है कि पशुपति या शिव की मूर्ति मिलती है, कांसे की नृत्य करती हुई जो है कि एक नारी की मूर्ति मिलती है, और साथ ही जो है कि यहाँ पर घोड़े के दांत मिलते हैं, नर कंकाल मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो की एक खास बात यह है कि यहाँ पर प्रत्येक घर में लगभग हमें कुआं देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्येक घर में यहाँ पर कुएं का निर्माण हमें देखने को मिलता है इस मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में हमें कुआं देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पर तांबे के गले हुए ढेर तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही सीप की बनी हुई यहाँ पर पटरियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, पटरी जो होती है पटरी, ठीक है, पटरी सीप की बनी हुई, ठीक है, सीप की बनी हुई यहाँ पर पटरी देखने को मिलती है, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सीप की बनी हुई पटरी और हर घर से कुएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, घोड़े के दांत जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है औद्योगिक केंद्र राह चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण दिशा में स्थित है, जहां से प्राग की हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूंकर या झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर के होगा ये। ठीक है, के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, झूंकर या जिसको झांगर संस्कृति कहते हैं उसके अवशेष मिलते हैं चनहुदड़ो से। बी वाला जो कथन है, चनहुदड़ो नामक स्थल से मनके बनाने का कारखाना तथा भट्टियां यहाँ से मिलती हैं, जो कि मैके महोदय को मिली थी। मैके पुरातत्वविद जो रहे थे उनको यहाँ पर से मिली थी कि मनके बनाने का एक कारखाना और भट्टियां यहाँ पर मिली थी। चनहुदड़ो से ही कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए करने के साक्ष्य सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर जो है लिपस्टिक और अलंकृत हाथी मिलता है। डी वाला जो कथन है, चनहुदड़ो से सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां वर्गाकार ईंटें मिलती हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है चनहुदड़ो जहां से वर्गाकार ईंटें मिलती हैं। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है इन चार कथनों में से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। ये वाला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर हम बात करते हैं तो पहला कथन जो यहाँ पर है तो उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जो औद्योगिक केंद्र रहा था चनहुदड़ो, बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो जो है क्या रहा था, औद्योगिक केंद्र रहा था, जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो यहाँ पर था तो इसके दक्षिण पूर्व यहाँ पर जो है ये स्थित था चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो लगभग मोहनजोदड़ो से माने तो 130 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है, 130 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदड़ो से चनहुदड़ो शहर स्थित था, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में था। और यहाँ पर जो है कि प्राच्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, प्राच्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, जिसको झूंकर या झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, झूंकर या झांगर संस्कृति के अवशेष किस जगह से मिलते हैं, चनहुदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण और पूर्व की दिशा में स्थित है। और इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो इसकी खोज जो है कि एम.जी. मजूमदार के द्वारा, ठीक है, एम.जी. मजूमदार के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जो कि 1931 में इस स्थल की खोज करी थी। ठीक है, 1931 में
M.G. मजूमदार के द्वारा इस चनहुदड़ो स्थल की खोज करी गई थी और 1935 में इसका उत्खनन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 1935 में उत्खनन करा था मैके के द्वारा, जो मैके पुरातत्व महोदय थे उन्होंने इसका उत्खनन करा था। और इसी उत्खनन में इन्हें चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना और भट्टियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, मैके को यहाँ पर से मनके बनाने का कारखाना और जो है कि भट्टियां प्राप्त हुई थी। साथ ही यहाँ से कुछ जो है कि मणिकारी के प्रमाण भी मिले थे, मणिकारी के प्रमाण, और मोहरें बनाने के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। और जो भार जो जिसके वजन यहाँ पर मापा जाता था उसके बाँट भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, वजन नापने वाले जो बाँट यहाँ से प्राप्त होते हैं, बटखरे जिनको बोला जाता है, बटखरे। ठीक है, बटखरे यहाँ से प्राप्त होते थे, भार मापक बटखरे। यहाँ से मोहरें प्राप्त होती हैं, मणिकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मन के बनाने की जिसकी बात हो रही है कि मन के बनाने के कारखाना जो मिलता है, और भट्टियाँ यहाँ से मिलती हैं। मैके महोदय ने 1935 में इस चनहुदड़ो स्थल का क्या करा था, उत्खनन करा था। और खोज जो करी थी वह करी थी M.G. मजूमदार ने 1931 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी है, कहा जा रहा है कि चनहुदड़ो से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है, चनहुदड़ो से कुत्ते द्वारा ये बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सौंदर्य प्रसाधनों में जो है कि लिपस्टिक यहाँ पर देखने को मिलती है, लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पर होता था, लिपस्टिक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और एक अलंकृत हाथी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है, टेराकोटा का चित्र देखने को मिलता है अलंकृत हाथी का। ठीक है, कहाँ से अलंकृत हाथी का टेराकोटा कहाँ से हमें मिलता है, तो ये चनहुदड़ो से मिलता है। और चनहुदड़ो से ही सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक मिलती है, और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, चनहुदड़ो से मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन डी वाला कथन जो है, यहाँ पर डी वाला कथन आपसे पूछा जा रहा था कि चनहुदड़ो स्थल जो है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर वर्गाकार ईंटें मिलती हैं। तो जो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, वर्गाकार ईंटें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, यहाँ पर वृक्काकार मिलती हैं। ठीक है, वर्गाकार न होकर के वृक्काकार। ठीक है, कैसी, वृक्काकार ईंटें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, वर्गाकार न होकर के वृक्क के आकार की ईंटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यानी कि गोलाई के आकार की ईंटें हमें देखने को मिलती हैं चनहुदड़ो स्थल से। वर्गाकार ईंटें तो अन्य जगह भी हमें देखने को मिलती हैं, अन्य स्थलों में भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर है वर्गाकार न होकर के वृक्काकार ईंटें, यानी कि गोल आकार के रूप में यहाँ पर ईंटें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर चनहुदड़ो में है जो आपको ध्यान देनी है, चनहुदड़ो में किसी भी तरह के दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, किसी भी तरह के दुर्ग का अवशेष किस स्थल से नहीं मिला है, चनहुदड़ो से हमें किसी भी तरह के दुर्ग का अवशेष यहाँ पर नहीं मिलता है चनहुदड़ो में। ठीक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं हर जगह से प्रश्न बनते हैं, हर जगह से पूछे जाते आ रहे हैं। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, प्रश्न 7वां आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है, भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल शहर को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो नगर का प्रतिरूप माना जाता है। ऑप्शन बी है, लोथल में गढ़ी और नगर दोनों ही रक्षा दीवार से नहीं घिरे हुए हैं। ऑप्शन सी वाला है कि लोथल की प्रमुख विशेषता उसके जहाज़ों का गोंदी, यानी कि जिसको कहते हैं डाकयार्ड है। और डी वाला जो कथन है, लोथल स्थल से धान यानी कि चावल, बाजरे, घोड़े की मृण मूर्तियां और 3 युगल समाधियां मिलती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है इन 4 कथनों में से। देखिए, इसका जो गलत कथन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। बी वाला कथन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो पहला कथन यहाँ पर है, कहा गया है कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल शहर, बिल्कुल सही है। भोगवा नदी पर गुजरात के जो है कि, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ये अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आता है लोथल शहर। गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंतर्गत लोथल शहर आता है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसी लोथल शहर को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर का प्रतिरूप कहा जाता है। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है लोथल शहर को।
बी वाला जो कथन था, लोथल शहर में कहा गया था कि लोथल जो नगर है उसमें गढ़ी और नगर दोनों ही रक्षा दीवार से नहीं घिरे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये रक्षा दीवार से घिरे हुए थे, यहाँ पर नहीं जो लगा दिया गया है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो लोथल शहर था, वो जो नगर था, वहाँ पर जो गढ़ी और जो उसका नगर क्षेत्र था वह दोनों के दोनों जो है कि आपके जो रक्षा प्राचीर, जो सुरक्षा दीवार थी, जो जिसको दुर्ग कह सकते हैं, उससे ये दोनों घिरे हुए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं लोथल शहर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ये घिरे हुए थे, न कि ना घिरे हुए थे। सी वाला जो कथन है, लोथल की जो प्रमुख विशेषता है उसके जहाज़ों का गोदी, जिसको कहा जाता है डॉकयार्ड, जो कि जहाँ पर जो जहाज आकर के ठहरते हैं, जो बंदरगाह होता है, डॉकयार्ड होता है, जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं, तो वो उसके रूप में ये प्रसिद्ध रहा है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध रहा है लोथल शहर। लोथल शहर की विशेषता यहाँ पर है, लोथल नगर की जो विशेषता है वह रही है उसका डॉकयार्ड, जो जहाज़ों का डॉकयार्ड है। ठीक है, चलिए, लोथल शहर से, जो लोथल शहर कह लें, नगर कह लें, कुछ भी कह लें, आपको ध्यान देना है लोथल नगर। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, तो वहाँ पर से धान के और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यहाँ पर जो घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और प्रमुख जो चीज़ यहाँ पर है, 3 युगल समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पर से? लोथल शहर में। ठीक है, लोथल नगर में, लोथल स्थल में जो कि 3 युगल समाधियाँ देखने को मिलती हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। बाजरे और चावल के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ और है, यहाँ पर फारस की, ठीक है, फारस की मोहरें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, फारस की मोहरें किस स्थल से प्राप्त होती हैं? हमें लोथल स्थल से प्राप्त होती हैं। और लोथल में जो महत्वपूर्ण, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 3 युगल समाधियां कहाँ से मिलती हैं? तो लोथल से यहाँ पर ये मिलती हैं हमें। ठीक है, और साथ ही धान और बाजरे के साक्ष्य आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कालीबंगा के संदर्भ में आपको बताना है कि जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं 4 कथन, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है ऑप्शन ए, अमलानंद घोष द्वारा खोजा गया कालीबंगा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन बी है, कालीबंगा में भवनों का निर्माण और नालियों और कुओं के साथ स्नानागार का निर्माण, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। दोबारा से कथन एक बार ध्यान से देखिए, कालीबंगा में भवनों के निर्माण तथा नालियों और कुओं के साथ स्नानागार के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी, कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिनकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। ऑप्शन डी है, कालीबंगा स्थल से भूकंप के साक्ष्य, चबूतरे पर अग्निकुंड, वेदिकाएं, सेलखड़ी और मिट्टी की बनी मोहरें हमें मिलती हैं। तो इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन कालीबंगा के संदर्भ में सही नहीं यहाँ पर दिया गया, इन 4 कथनों में से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया। पहले कथन की अगर बात करें तो देखिए, जो कालीबंगा जो क्षेत्र है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही है। और इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा की अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये कालीबंगा स्थल यहाँ पर स्थित है। और कालीबंगा स्थल से ही हमें प्राच्य सैंधव संस्कृति के अवशेष भी हमें मिलते हैं। ठीक है, प्राच्य सैंधव संस्कृति के अवशेष भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो पश्चिम दिशा में स्थित जो दुर्ग था, वहाँ पर ये हमें जो प्राच्य जो आपके सैंधव संस्कृति है उसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पश्चिमी दुर्ग पर ये स्थल मिलते हैं, प्राच्य संस्कृति के अवशेष यहाँ पर। ठीक है, प्राच्य सैंधव यानी कि जो सिंधु सभ्यता से पहले की संस्कृति थी उसके अवशेष की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा कथन जो था, कालीबंगा में भवनों का निर्माण नालियों और कुओं के साथ स्नानागार का निर्माण कच्ची ईंटों के प्रयोग से किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कच्ची ईंटों के प्रयोग से नहीं किया गया है। जो भवनों का निर्माण है उसका प्रयोग तो बिल्कुल कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं भवन। ठीक है, लेकिन ये अलंकृत ईंटें हैं, डिजाइन की गई ईंटें हैं जो कि कच्ची ईंटों से बनी है भवन। लेकिन जो नालियाँ हैं और जो कुएँ हैं और जो स्नानागार हैं उनका निर्माण हम यहाँ पर देखते हैं पक्की ईंटों से। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग नाली बनाने के लिए, कुओं को बनाने के लिए और स्नानागार बनाने के लिए
यहाँ पर प्रयोग में लाई गई हैं ये जो पक्की ईंटें थी कालीबंगा में, लेकिन जो भवनों का निर्माण है वह यहाँ पर कच्ची ईंटों के द्वारा किया गया है। लेकिन यह कच्ची ईंटें भी अलंकृत हैं, यानी कि कारीगरी इनमें डिजाइन यहाँ पर किया गया है, अलंकृत इनको किया गया, सजावट इन ईंटों में की गई है। ठीक है, चलिए तीसरा कथन था ऑप्शन सी। कहा जा रहा था कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और इसकी जुताई आड़ी तिरछी आकार में की गई है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और इसकी जुताई जो है आड़ी तिरछी आकार में की गई है। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्तर से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत राजस्थान में स्थित स्थल है। डी वाला जो कथन था, कालीबंगा स्थल में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, चबूतरे से अग्निवेदियाँ मिली हैं और सेल खड़ी मिली हैं, साथ ही जो है कि मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिली हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कालीबंगा से ही हमें भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और यहाँ पर चबूतरे में निर्मित चबूतरे में जो है कि अग्निकुंड देखने को मिलते हैं, यहाँ पर चबूतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पक्की ईंटों के बना हुआ एक आयताकार गर्त भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, ये गर्त देखने को मिलता है हमें कालीबंगा में ही। ठीक है, कालीबंगा से अग्निकुंड मिलते हैं, वेदिकाएं मिलती हैं, सेल खड़ी और मिट्टी की बनी हुई मोहरें मिलती हैं। ठीक है, सेल खड़ी और मिट्टी की बनी हुई मोहरें, मृद भांड के टुकड़े भी मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मृद भांड के टुकड़े हो गए, सेल खड़ी और मिट्टी की बनी हुई मोहरें हो गई, अग्निकुंड हो गए, वेदिकाएं हो गई, जो कि चबूतरे में निर्मित अग्निकुंड मिलते हैं। ठीक है, चबूतरों का निर्माण भी यहाँ पर देखने को मिलता है, चबूतरों में अग्निकुंड देखने को मिलते हैं, कुओं का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है, बता दिया है। पक्की ईंटों का बना हुआ आयताकार एक गर्त देखने को मिलता है। ठीक है, पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, ये कालीबंगा से मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 9 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से धौलावीरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। धौलावीरा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला जो कथन यहाँ पर है, कच्छ के रन में स्थित धौलावीरा की खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा कथन जो है, धौलावीरा स्थल ने नगर की बनावट, धौलावीरा स्थल के नगर की बनावट आयताकार रूप में की गई है। सी वाला जो कथन है, धौलावीरा नगर 3 भागों में किले, मध्य नगर और निचले भागों में विभाजित है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साथ हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 8 यहाँ पर चिन्ह वाला एक शिलालेख हमें देखने को मिलता है। तो सही उत्तर इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है कि धौलावीरा के संदर्भ में गलत यहाँ पर कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि गलत यहाँ पर कहा गया है। पहले कथन की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है कि जो कच्छ के रन है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में कच्छ के रन में स्थित है धौलावीरा स्थल, और जिसकी खोज की अगर बात करें तो जो जेपी जोशी हैं उन्होंने करी थी, और ये लगभग जो है कि 1967-68 में, ठीक है, 1967-68 में ये खोज करी थी, या 67 या 68 में इसके मध्य में इन्होंने इस स्थल की खोज करी थी धौलावीरा की। और इसका उत्खनन जो है कि बड़े पैमाने पर 1991 के आसपास में किया गया था। ठीक है, 1991-90 के आसपास में किया गया था, जो कि RS बिष्ट के द्वारा, ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा इस स्थल का बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया था धौलावीरा का 1990-91 में। और जो है कि जेपी जोशी के द्वारा 1967-68 में इसकी खोज करी थी, जो कि कच्छ के रन गुजरात में स्थित स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल है उसमें नगर की बनावट हमें आयताकार रूप में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है, आयताकार रूप में यह स्थल यहाँ पर बसा हुआ था। इसकी जो नगर बनाने की जो बसावट यहाँ पर रही थी, नगर बसने की जो बनावट जो शैली थी वह आयताकार रूप में थी। ठीक है, धौलावीरा की। और धौलावीरा नगर जो है कि 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचले नगर में बटा हुआ था। बिल्कुल सही है, यह जो है कि 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि किला एक भाग था, मध्य नगर एक भाग था और निचला नगर एक भाग था। तो 3 नगरों में, 3 भागों में ये विभाजित हुआ था, किले के भाग में, मध्य नगर के भाग में और निचले नगर के भाग में ये बटा हुआ था धौलावीरा स्थल। ठीक है, धौलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साथ, अपने उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। बिल्कुल सही है, इसके साथ यहाँ पर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 8
चिन्ह वाला एक शिलालेख मिलता है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 8 चिन्ह वाला एक शिलालेख नहीं बल्कि 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिलता है। ठीक है, 8 चिन्ह न होकर के यहाँ पर 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिलता है जो कि धौलावीरा से मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, धौलावीरा से ही हमें हड़प्पा लिपि के संदर्भ में 10 बड़े आकार के लिपि चिन्ह वाला एक शिलालेख मिलता है और उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है धौलावीरा स्थल। ठीक है, चलिए